India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। और इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केजरीवाल की रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की रद्द। कहा, सबूतों से साफ है कि केजरीवाल ने साजिश रची है। गोवा चुनाव में पैसे दिए गए, कोर्ट में राजनीति ना हो, मुख्यमंत्री को जांच से छूट नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति के मामले में बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई। कहा, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं कविता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को बीजेपी के नीतीश राणे, टी राजा, गीता जैन के कथित नफरत भरे भाषण की जांच करने का दिया आदेश। भाषणों के वीडियो की व्यक्तिगत रूप से जांच करने का आदेश। India Legal presents Courts Roundup. चलिए, सबसे पहले बात दिल्ली हाईकोर्ट में शराब नीति मामले की कर लेते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को सही ठहराया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। हमने बयानों को देखा है जो ये बताते हैं कि गोवा के चुनावों के लिए पैसा भेजा गया था। ईडी की सामग्री से ये पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी गवाहों के बयान किस तरह रिकॉर्ड किए गए, इस बात पर शक करना कोर्ट और जज पर कलंक लगाने जैसा है। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री को जांच में किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी और उसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका रद्द कर दी है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की, जहां पर केजरीवाल को झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को रद्द कर दिया और कहा कि ईडी की सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये याचिका जमानत की नहीं बल्कि गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता केजरीवाल ने कहा है कि गिरफ्तारी गलत है। कोर्ट के सामने मामला है कि क्या गिरफ्तारी अवैध और मनमानी है और क्या रिमांड आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने कहा, याचिका में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी को धारा 19 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा, ईडी का कहना है कि याचिकाकर्ता इस पूरे मामले में शामिल है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में राघव शरत रेड्डी का बयान, कई बयान दर्ज किए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाहों का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो आप जज पर सवाल उठा रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ये पहला मामला नहीं कि जहां सरकारी गवाहों के बयान दर्ज किए गए हों। इससे पहले कई मामले दर्ज किए गए हैं। कोर्ट ने कहा, सरकारी गवाहों की सत्यता को परखने का काम कोर्ट का है। ये कानून 100 साल से पुराना है। कभी भी सरकारी गवाहों के बनाए जाने के कानून पर सवाल नहीं उठे। हाईकोर्ट ने कहा कि रेड्डी के बयान को लेकर भी केजरीवाल के द्वारा सवाल उठाए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के पास ये अधिकार है कि वो गवाहों को क्रॉस एग्जाम कर सकें। हाईकोर्ट ने कहा कि जांच किसी व्यक्ति के सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती है। जांच के दौरान एजेंसी किसी के घर जा सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। मुख्यमंत्री समेत किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा, जांच और पूछताछ के मामले में कोई व्यक्ति भले ही सीएम क्यों न हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की उस दलील को नकार दिया कि उनसे पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती थी। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी गिरफ्तारी का समय तय करती है।
हाईकोर्ट ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट के काम में दखल नहीं दे सकते हैं। गवाहों के व्यवहार और उनकी विश्वसनीयता देखने का काम ट्रायल कोर्ट का है। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनावी चंदे का जो आरोप लगा है उस पर कोर्ट को विचार करने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए टिकट कौन देता है या चुनावी बॉन्ड कौन खरीदता है, ये कोर्ट की चिंता नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये कहना गलत होगा कि चुनाव के वक्त ईडी ने जानबूझकर गिरफ्तार किया है। अदालत में राजनीति न हो। हाईकोर्ट ने कहा कोर्ट का संबंध संवैधानिक नैतिकता से है, न कि राजनीतिक नैतिकता से है। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके आधार पर उन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। केजरीवाल द्वारा जांच में शामिल न होना, उनके द्वारा की गई देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद लोगों पर भी पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने कहा जो दस्तावेज ईडी ने अदालत में दिए इसके हिसाब से सभी नियम का पालन किया गया। वहीं ईडी ने इसका पर्याप्त सबूत दिया कि गोवा के उम्मीदवार का बयान जिसमें उसने पैसे की बात स्वीकार की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी के पास हवाला सामग्री के रूप में पर्याप्त सामग्री और गवाहों के बयान हैं कि उसे गोवा चुनाव के लिए नकद में पैसा भेजा गया था। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी और उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर सत्ताई दुरईमुरुगन को जमानत दे दी है। दुरईमुरुगन पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन पर अपमानजनक टिप्पणी वाले वीडियो पोस्ट करने का आरोप है। हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत रद्द किए जाने के बाद दुरईमुरुगन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसलों को रद्द करते हुए कहा कि अगर चुनाव से पहले हम यूट्यूब पर आरोप लगाने वाले सभी लोगों को सलाखों के पीछे डालना शुरू कर देते हैं तो कल्पना करें कि कितने लोग जेल जाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर सत्ताई दुरईमुरुगन को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर हम चुनाव से पहले ही सभी को इसी तरह जेल में डालना शुरू कर देंगे तो कल्पना कीजिए कि कितने लोग जेल चले जाएंगे। जस्टिस अभय S. ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच यूट्यूबर दुरईमुरुगन सत्ताई से जुड़ी हुई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया और दोबारा जमानत दे दी। इस जमानत को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि दुरईमुरुगन विरोध या विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता का उपयोग किए बिना ही 2.5 साल से अधिक समय से जमानत पे थे। कोर्ट ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने स्टालिन का विरोध करके या अपनी बात व्यक्त करके अपनी आजादी का दुरुपयोग किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यूट्यूबर की जमानत रद्द करने के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं दिखता है, इसीलिए हम जमानत रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर देते हैं। जमानत देने के पहले के आदेश को बरकरार रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर भविष्य की परिस्थितियों में ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता होती है तो जमानत रद्द करने का विकल्प उपलब्ध रहता है। खास बात यह है कि बेंच ने यह भी साफ किया है कि अगर सत्ताई आजादी का दुरुपयोग करते हैं तो वह जमानत रद्द करने के लिए राज्य की बात सुनने के लिए तैयार है। दुरईमुरुगन को MK स्टालिन और अन्य के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें इस शर्त पर जमानत दी थी कि वे दोबारा किसी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जून 2022 में तमिलनाडु सरकार ने यूट्यूबर की जमानत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया, क्योंकि तमिलनाडु सरकार द्वारा हलफनामा दायर करने के बाद भी आरोपी ने CM MK स्टालिन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना जारी रखा। इसके बाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी। इसके बाद यूट्यूबर ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से ये समझ लेते हैं कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट डालने वालों पर क्या कार्रवाई हो सकती है। How many will be jailed before polls? सुप्रीम कोर्ट्स बिग जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने वाले एक यूट्यूबर को दी गई जमानत रिस्टोर करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर आरोप लगाने वाले हर व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जा सकता है। लेकिन क्या सोशल मीडिया पर आरोप लगाने वाले हर व्यक्ति को गिरफ्तार करना वाकई संभव है?
भारत सोशल मीडिया पर अपमानजनक आरोप लगाने वालों के प्रति विशिष्ट कानून बनाता है। आईपीसी के सेक्शन 500 में उन लोगों के लिए सजा का प्रावधान है जो सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट पोस्ट करते हैं किसी व्यक्ति या बिजनेसमैन को डिफेम करने के इरादे से, और इसके लिए 2 साल या 2 साल से ज्यादा तक की सजा हो सकती है। सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट अथॉरिटीज को उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है जो सोशल मीडिया पर ऐसे संदेश भेजते हैं या ऐसे कंटेंट पोस्ट करते हैं जिससे ऑफेंसिव माना जा सकता है। लेकिन इस सेक्शन को इसके अस्पष्ट और व्यापक भाषा के कारण 2015 में श्रेया सिंघल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में ये कहा है कि जीवन के अधिकार की गारंटी को जलवायु परिवर्तन प्रभावित करता है। अदालत ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण के बिना जीवन का अधिकार पूरी तरह से साकार नहीं हो सकता। स्वास्थ्य का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान, खाद्य आपूर्ति में कमी, तूफान और बाढ़ जैसे कारकों से प्रभावित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि जलवायु परिवर्तन जीवन के अधिकार की संवैधानिक गारंटी को प्रभावित करता है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि जलवायु संरक्षण के उपायों पर ठोस कदम उठाएं और नागरिकों को मिले अधिकारों को जीवंत रखें। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संविधान प्राकृतिक दुनिया के महत्व को पहचानता है। 3 न्यायाधीशों की पीठ में न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। कोर्ट ने आगे कहा कि प्रकृति को बचाना संविधान के अनुच्छेद 51A के खंड G में निहित है। अनुच्छेद 51A के खंड G के तहत हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो जंगलों, झील, नदियों और जानवरों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे। पीठ ने कहा कि हालांकि ये संविधान का ऐसा प्रावधान नहीं है जिस पर न्याय दिया जाए, लेकिन ये संकेत है कि संविधान प्राकृतिक दुनिया के महत्व को पहचानता है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देता है, जबकि अनुच्छेद 14 बताता है कि सभी व्यक्तियों को कानून के आधार पर कानून के समझ, समानता और कानून का समान संरक्षण मिलेगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ये अनुच्छेद स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार और क्लाइमेट चेंज के प्रभावों के खिलाफ अधिकार का हिस्सा है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सरकारी नीति और नियम कायदों के बावजूद क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को पहचानने और इससे निपटने की कोशिश करने के बावजूद भारत में कोई एकल या व्यापक कानून नहीं है जो क्लाइमेट चेंज और संबंधित चिंताओं से संबंधित हो। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के लोगों का क्लाइमेट चेंज के खतरनाक असर के खिलाफ अधिकार नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि स्वच्छ पर्यावरण के बिना जीवन का अधिकार पूरी तरह से साकार नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है, वायु प्रदूषण, वेक्टर जनित बीमारियों में बदलाव, बढ़ते तापमान, सूखा, खराब फसल की वजह से खाद्य आपूर्ति में कमी, तूफान और बाढ़ जैसी बातों को क्लाइमेट चेंज प्रभावित करता है। ये फैसला 21 मार्च को वाइल्ड लाइफ कार्यकर्ता MK रंजीत सिंह और अन्य की ओर से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी GIB पक्षी के संरक्षण के लिए दायर याचिका पर आया है, जो गंभीर रूप से विलुप्त होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि कार्यकर्ता गौतम नवलखा अपनी नजरबंदी के लिए सुरक्षा लागत का भुगतान करने के अपने दायित्व से बच नहीं सकते हैं। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू द्वारा सूचित किए जाने के बाद ये टिप्पणी की कि नवलखा पर एजेंसी का लगभग 1.64 करोड़ बकाया है। कोर्ट ने कहा
अगर आपने इसके लिए घर में नजरबंदी मांगी है तो आपको सुरक्षा कवर की लागत चुकानी होगी। आप अपने दायित्व से बच नहीं सकते। अदालत भीमा कोरेगांव दंगा मामले में आरोपी नवलखा को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एनआईए की अपील पर सुनवाई कर रही थी। अपनी नजरबंदी की शर्तों से संबंधित कार्यकर्ता की याचिका पर जमानत मामले के साथ सुनवाई की जा रही है। नवलखा की ओर से पेश वकील शादान फरासत ने भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन आंकड़ों पर विवाद किया। असहमत एएसजी राजू ने ये कहा, हर बार वो यही कहते हैं, मुझे आपकी फाइल नहीं नोट का कागज देखना है। न्यायमूर्ति भट्टी ने हस्तक्षेप किया और इस बात पर जोर दिया कि पार्टियों को सहयोग करने की जरूरत है। अदालत ने मामले की सुनवाई 19 अप्रैल तक को तय की और तब तक नवलखा की जमानत पर अंतरिम रोक भी बढ़ा दी गई। नवलखा जो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता और पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के पूर्व सचिव हैं, उसको अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि शुरू में उन्हें जेल में रखा गया था, लेकिन बाद में उन्हें उनके घर में स्थानांतरित कर दिया गया और नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी अधिक उम्र के आधार पर उनकी याचिका स्वीकार करने के बाद घर में नजरबंद कर दिया गया। तब से वो नवी मुंबई में नजरबंद हैं। इधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति के मामले में भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। उन्हें 15 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट के समक्ष ईडी ने बताया कि बीआरएस एमएलसी के कविता पर गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। के कविता ने अदालत को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने ये कहा कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच, जिसे कविता ने मीडिया ट्रायल कहा, उससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई गई है और उनकी निजता पर हमला किया गया है। कविता ने कहा, मैं एक पीड़िता हूं, मेरी व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रतिष्ठा को निशाना बनाया जा रहा है। मेरे मोबाइल फोन को सभी टेलीविजन चैनलों में प्रदर्शित किया गया, जो कि मेरी निजता पर हमला है। उन्होंने आगे कहा कि मैं केंद्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग कर रही हूँ। मैंने बैंक खाते का विवरण भी दिया। मैंने अपना मोबाइल फोन भी ईडी को दिया, जिस पर एजेंसी ने दावा किया कि मैंने अपना मोबाइल फोन तोड़ दिया है। अदालत से बाहर निकलने के दौरान बीआरएस नेता ने ये कहा कि ये मामला राजनीतिक है, ये विपक्षी पार्टियों को निशाना बनाने वाला मामला है, ये मामला केवल बयानों पर आधारित है। बीआरएस एमएलसी और तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम के कविता को हैदराबाद से दिल्ली लेकर आई, जहां उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने के कविता को 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा था। ईडी का दावा है कि के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर कथित तौर पर साजिश रची, जिसके तहत दिल्ली शराब नीति में फायदा पाने के लिए आप नेताओं को करीब 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। के कविता को कथित दक्षिण लॉबी का हिस्सा बताया जा रहा है। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी अब तक देश भर में 245 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है और मनीष सिसोदिया, संजय सिन्हा और विजय नायर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को 2 पुलिस आयुक्तों को जनवरी 2024 की मीरा रोड हिंसा के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा सदस्यों नीतेश राणे, गीता जैन और टी राजा सिंह द्वारा दिए गए भाषणों के वीडियो की व्यक्तिगत रूप से जांच करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देश पांडे की पीठ ने टिप्पणी की कि भाषण प्रतिलेख से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि कोई अपराध किया गया है। कोर्ट ने कहा कि हालांकि किसी भी पक्षपात या राजनीतिक दबाव से बचने के लिए ये सबसे अच्छा है कि पुलिस आयुक्त व्यक्तिगत रूप से भाषणों के वीडियो और प्रतिलिपि की जांच करें। याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि राणे ने मीरा भायंदर में पुलिस आयुक्त के कार्यालय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसे अदालत ने अस्वीकार्य पाया। बेंच ने टिप्पणी की कि आगे से पुलिस परिसर का इस्तेमाल ऐसे आयोजनों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इससे नागरिकों का पुलिस के प्रति विश्वास और पुलिस के निष्पक्ष होने का भरोसा भी कम हो जाएगा। मीरा रोड हिंसा के 2 पीड़ितों सहित मुंबई के 5 निवासियों ने एक याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि पुलिस ने 3 नेताओं के खिलाफ कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। याचिका में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि राणे ने गोवंडी और मालवड़ी में जैसे अन्य उपनगरों का दौरा किया और अधिक नफरत भरे भाषण दिए। जब स्थानीय नागरिकों ने विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस से संपर्क किया तो पुलिस ने कथित तौर पर कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 188 लोक सेवक के आदेश की जानबूझकर
अवज्ञा के तहत अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। नाराज होकर कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसी एफआईआर से पुलिस की प्रतिष्ठा ही कम होती है, क्योंकि इससे ये संकेत मिलता है कि कोई भी रैली कर सकता है और कुछ भी कह सकता है। राज्य सरकार के मुख्य लोक अभियोजन हितेन वेनेगांवकर ने जवाब दिया कि ऐसी सांस्कृतिक रैलियां जैसे कि रामनवमी पर हर साल आयोजित की जाती है को नियंत्रित करना और प्रतिबंधित करना मुश्किल था। हालांकि कोर्ट ने पुलिस को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आगामी 17 अप्रैल को रामनवमी त्योहार के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो। याचिका 15 अप्रैल को सुनवाई के लिए पोस्ट की गई है। चलिए, कोर्ट राउंडअप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.